माई सेल्फ नीतू। आज आपको पता है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि आप थंबनेल देख के आए हो और इसलिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है, तो यस, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है यूनिपोलर सिस्टम, यानी कि जिसको हम हिंदी में एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज मैं आपको मीनिंग क्या होता है, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, डेफिनेशन करेंगे इसके, और इसके फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स में हमको ये बताना है कि जो है यूनिपोलर सिस्टम में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी कि जब मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी तो आपको सब कुछ अच्छे से जो कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बता देती हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उनके लिए बताना जरूरी हो जाता है कि मैं सोशोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, हमारे +1 +2 के BA के जितने भी सोशोलॉजी है उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, और मुझे बता सकते हो आप भी कोई वीडियो बनाना चाहते हो। हिंदी ग्रामर जो है, जैसे जो भी हिंदी ग्रामर है, संधि है, समास है, जो भी है उसकी वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और आप आराम से मेरी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं हमारे हिंदी के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की, अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो मेरी वीडियोस को आराम से आप जो है देख सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हो। मैं जस्ट बता रही हूँ कि मेरे चैनल पे आपको किस किस टाइप की और किन किन टॉपिक्स को लेकर जो है आपको एजुकेशन मिलती है, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को लेकर नहीं बनाती हूँ। मैंने कोई एक टॉपिक को लेकर वीडियो अपने यूट्यूब पे नहीं डाली है। मुझे जो भी पढ़ाने का जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, जो बच्चों के लिए जरूरी है, जितना सिंपल वे में मैं बच्चों को बता सकती हूँ मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कोई टॉपिक हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको वीडियो को बनाकर आप जो है आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिपोलर सिस्टम की। ठीक है, आज आपको पता है कि आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा यूनिपोलर सिस्टम। चलिए, यूनिपोलर सिस्टम जो है इसको आज हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको जो है, मैं सिंपल से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको आपकी जो +1 या +2 की जो अभी पॉलिटिकल है ना, वहां पर ये चीज आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर जो USA है, जो USSR है, उसके बारे में काफी ज्यादा विस्तार से आपको सब कुछ बताया हुआ है। और यही चीज आपको BA के 6th सेमेस्टर में, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है BA में, तो 6th सेमेस्टर जो है वहां पर आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा, जहां पर भी उन्होंने जो हमारा USA है और USSR है उनके बारे में चर्चा की है। बहुत कुछ चीजें उन्होंने इसमें बताई हुई हैं, पुरानी चीजों को रिपीट नहीं मारा है, उसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ही हमको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता है BA में आपको कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो BA के हिसाब से बता देती हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन मार्क्स के बेस पर अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। देखो, जैसे मैंने ये बोला कि 18 का हो सकता है, तो 18 के बेस पर ऐसा कुछ नहीं है। आप पेपर की सारी तैयारी करते हो लेकिन आपका लिखने का पैटर्न सही नहीं है ना, तो आपका याद करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा याद भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में उनको लगता है जी मैं तो बहुत अच्छा लिख के भी आया था लेकिन मुझे कम नंबर मिले। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि लिखने का एक पैटर्न भी होता है भाई, जो एग्जामिनर को चाहिए होता है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से मेरे सामने रखें, मैं तभी खुश होऊंगा। आपका मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए और लिखने का तरीका भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप उस टॉपिक का मीनिंग बताइए। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। और मीनिंग की मैं बात करूं तो कम से कम की बात करूं तो 6 से 7 लाइनें जो हैं आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 लाइनों में निपटा दो, ऐसा नहीं भाई, कम से कम 6-7 लाइनों में आपको मीनिंग निपटाना है। दूसरी चीज जो आपको कवर करनी है वो है हमारी डेफिनेशन, जिसको हम परिभाषा कहते हैं। ठीक है, और याद रखिए आइएगा कि जब भी कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन मिल जाए ना, जिसमें डेफिनेशन लिखनी पड़े, तो आपको 2 डेफिनेशन लिख के ही आनी है। 2 डेफिनेशन लिख के आनी, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे वो है हमारा फीचर्स, जिसको हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। और लास्ट में जो चीज आएगी हमारी वो है हमारा कंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। और निष्कर्ष भी आपका पूरे 2 मार्क्स का होता है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, या आप भी खुद ऐसे बहुत होंगे जो कंक्लूजन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते होंगे। आज से और अभी से कंक्लूजन को उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना कि आप ऊपर के सब पॉइंट्स को देते हो। कंक्लूजन आपका पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कंक्लूजन गलती से भूल भी गए हो ना, मान लो आपकी गलती नहीं है, भूल गए हो लिखना, आपके नंबर तो कटेंगे कटेंगे। इसलिए हमेशा ही क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करते हो तो एक पैटर्न बनाओ दिमाग में। पेपर जो पूरा क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के बाद देखो कि मैंने मीनिंग लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, फीचर्स लिख लिए, कंक्लूजन रह गया तो कंक्लूजन को लिखो। ठीक है, चाहे कंक्लूजन को आप, मैं सच बोलूं तो कंक्लूजन को कम से कम आप 3 से 4 लाइंस में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम सबके पास नहीं होता है। तो 3 से 4 लाइंस में कंक्लूजन जो होता है इसको हमारा कंप्लीट कर दो। ये एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न है। ये कोई आप कह सकते हो फ्री एडवाइस है आपको, और बुरी एडवाइस नहीं है, क्योंकि सब लोग आते हैं टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको जानकारी टॉपिक के बारे में तो मैं दूंगी ही भाई, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपके नंबर ज्यादा आएंगे वो भी चीज आपको देखनी ही चाहिए। क्योंकि पेपर में एक भी चीज को इग्नोर करोगे ना तो नंबर आपके कटेंगे। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारी आज की प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन में, तो नंबर पे जी रहे हैं सब लोग, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को ये सिखा रहा हो कि बेटे जिंदगी में कुछ और भी करना है, नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। सबको वही नंबर में लाइन में लगे हुए हैं, नंबर जिसके ज्यादा वही इंटेलिजेंट माना भी जाता है। ऐसा मेंटेलिटी बना के रखी हुई है। तो बस सिंपल सी बात है, जो दुनिया कर रही है वो भी आपको ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन में यही सिस्टम चला हुआ है, मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग की, यानी यूनिपोलर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक ध्रुव व्यवस्था का मैं आपको सबसे पहले अब जो हम कवर करेंगे वो मीनिंग की बात करेंगे, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है। तो रुकिए, हाँ सब ठीक है, चलिए। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है, आपको पता है कि 1991 से क्या था, 1991 से यानी कि 1991 बोलेंगे मेरे ख्याल से, तो उससे पहले क्या था कि हमारे पूरे विश्व में 2 शक्तियां मौजूद थी। एक यूएसएसआर था, दूसरा हमारा यूएसए था। दोनों ही जो संगठन थे इनकी पावर बहुत ज्यादा बड़ी थी, दोनों ही आपस में दोनों पावरफुल थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर खत्म हो गया। उसकी वजह यह हुई थी कि यूएसएसआर में जितने भी देश शामिल थे उनके अंदर ही फूट पड़ गई थी कह सकते हो, और इसी वजह से क्या था कि यूएसएसआर खत्म हो गया। अब बचा कौन हमारे पूरे विश्व की दुनिया पर, वो बचा कौन, बचा अपना हमारा बचा है, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा यूएसए बचा है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे। आप अकेले अमेरिका शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका शब्द का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है, ओके। तो क्या था कि अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है, अब कौन बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। उसके बाद जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी काम किए गए, वो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की मर्जी से ही किए गए थे, क्योंकि अब अमेरिका को चुनौती देने वाला, उसको रोकने टोकने वाला, उसको बोलते हैं चुनौती देने वाला, कंपटीशन देने वाला कोई देश बचा ही नहीं था, क्योंकि पहले यूएसएसआर था, अब वो खत्म हो चुका है। तो अब क्या है, सिंपल सा संयुक्त राज्य अमेरिका बचा है, और आगे चल के जितने भी डिसीजन थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही लिए गए थे। और इसी को ही यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। जब पूरे विश्व की राजनीति पर, पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक ही शक्ति का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो उसको हम यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, 1991 के बाद यूएसएसआर के खत्म हो जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसा संगठन बचा था जो कि विश्व पर एक महाशक्ति बनकर उभरा था, और उसी को ही हम लोग क्या है, यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बता रही हूँ। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ जो मैंने अभी शुरू की है पेपर्स में करना, वो क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं नॉर्मल बोल दूं, जैसे ये है मेरा मीनिंग है, ये है मेरा मीनिंग, मैंने यहाँ पर जो है इसकी लाइनें लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरे मैंने नंबर पर लिखा डेफिनेशंस की हेडिंग। ठीक है, और हो सके तो ब्लैक पेन जो है यूज जरूर करेगा। ठीक है, तो मैं दूसरे नंबर पर ऐसे करके पहली डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ये अपना पेज है, चलिए ये अपना क्या है, ये अपना पेज है, तो पेज में क्या किया, ये जो थोड़ी सी जगह ना मैंने ऐसे पेंसिल से मार ली, और यहाँ पे क्या किया, मैंने चित्र बनाया।
मेरा टॉपिक चल रहा है यूनिपोलर सिस्टम, जिसमें आप क्या क्या दिख रहा है आपको यूनिपोलर सिस्टम में, कि एक ऐसा इंसान है जिसने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। तो जैसा मैं आपको दिख रही हूँ, आप ऐसा भी एक कार्टून बना सकते हो। ऐसे किसी भूत जो होता है या भी कोई राक्षस होता है, उसको बस ऐसे करके हाथ फैला दो और वहां पे पूरी पृथ्वी जो होती है उसको बना दो। ऐसे लग रहा है कि राक्षस ने पूरी पृथ्वी पर करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका मतलब ये दिखा रहे हैं हम लोग कि सिर्फ एक ही पावर है जिसने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की जो पिक्चर है आप यहाँ पर बना दो, मीनिंग लिख दो, डेफिनेशन भी वहीं पर लिख दो, और साइड में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वहां पर कोई ना कोई पिक्चर जरूर बना दो। नंबर बहुत मस्त और बहुत ही अच्छे आएंगे। देखो, पेपर को लिखने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा अमेजिंग आपका होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे भाई। जानकारी से कुछ नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये मेरी एक और फ्री एडवाइस थी, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो क्या होता है कि सब कुछ चीजें मैं एक बार में नहीं बता सकती, जो भी मुझे याद आता जाता है, जो जरूरी है आपके लिए बताना, वो मैं जो है वो बीच बीच में बताती भी रहती हूँ, ठीक है। तो हमारा अब जो टॉपिक है ये मीनिंग का कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, और मैंने आपको बोला था कि कम से कम हमको 2 डेफिनेशंस तो लिख के ही आनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो हमारी पहली डेफिनेशन आती है स्टीफन एल बॉस्बी की। उन्होंने कहा है, एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ही शक्ति होती है जो विश्व व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने की कोशिश करती है। मैंने बोला कि जब हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल बन गया, वही एक शक्ति के रूप में बन गया, तो जितने भी आगे चीजें हुई उसने वो अपनी मर्जी से और अपने पक्ष में ही की, ये उन्होंने बोला है। और दूसरी डेफिनेशन है कार्ल ड्यूस की। उन्होंने कहा है, इस व्यवस्था में यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति गुटों के स्थान पर, शक्ति गुट यानी कि जो गुट होते हैं उनके स्थान पर एक जो है वो केवल एक शक्ति गुट ही मौजूद होता है। आपको पता है कि पहले 2 गुट थे, यूएसएसआर और यूएसए था, लेकिन अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है, तो केवल एक ही गुट हमारे सामने बचा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशंस जो होती हैं मैंने बुक से ही उठाई हुई हैं, ये बुक की हुई डेफिनेशन है। नेट पे जाइए, सर से पूछिए, बुक से ढूंढिए, कहीं और से ढूंढिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन को आप कभी भी अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो। जो भी जिसने भी डेफिनेशन लिखी है, जिस भाषा में जिस तरीके से जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको वही शब्द ऑटोमेटिकली याद करने पड़ते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई अच्छी लग रही है तो आप सीधे सीधे इनको डेफिनेशन को ले सकते हो, नहीं तो सर पे विश्वास करो, नेट पे चले जाओ, बुक से ढूंढ लो, कोई और अच्छी डेफिनेशन आपको लगती है तो वो डेफिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था डेफिनेशन का कवर हो चुका है। अब हम जो टॉपिक के जो है वो करेंगे स्टार्ट, वो है हमारा फीचर्स, यानी कि जो यूनिपोलर सिस्टम है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारी हेडिंग ही साफ हो गई, चलिए ठीक है। इसके फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा फीचर्स का। पहली डेफिनेशन है, पहला जो हमारा फीचर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखो, सबसे पहला जो फीचर्स होना चाहिए वो हमारा यही होना चाहिए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका प्रभुत्व। ये तो आपको पता है कि 1991 के बाद क्या था, 1991 से पहले क्या था कि यूएसएसआर और यूएसए 2 शक्ति गुट थे, लेकिन अब क्या था कि यूएसएसआर जो है वो अब आपसी जो देश थे उनमें फूट पड़ गए, लड़ाई झगड़े हो गए, और इसी वजह से क्या था कि हमारा जो यूएसएसआर है पूरी तरह से टूट गया। अब यूएसएसआर के खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ कि हमारे पूरे विश्व में क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है गुट अकेले ही बच गया था। तो अब क्या था कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका की ही मौज थी, क्योंकि अब सारे जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो अमेरिका खुद अपने आप लेता था, और हर डिसीजन को अपने पक्ष में ही वो लेता था, अपने खिलाफ कोई डिसीजन तो लेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिपोलर सिस्टम में क्या था कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका ही अकेला ऐसी पावर बचा था जो कि उसने अपने पूरी जो चीज है उस पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं तो वो है हमारा नाटो संगठन। नाटो संगठन देखो क्या था कि 1991 से पहले क्या था कि यूएसए और यूएसएसआर था। ये जो लाइन है ना मैं बोल रही हूँ, ये हर टॉपिक में मुझे आपको समझानी पड़ेगी, इसलिए हर बार ये लाइन का इस्तेमाल मुझे करना ही होगा।
तो अब हम जो दूसरे फीचर्स की बात करते हैं वो हमारा आता है नाटो संगठन। नाटो में क्या था कि 1991 से पहले यूएसएसआर और यूएसए दो संगठन थे, ठीक है। तो दोनों ही संगठन ने अपने अपने कुछ गुट बनाए हुए थे, सॉरी दोनों ही उनके गुट बनाए हुए थे और अपने कुछ संगठन बनाए हुए थे। जैसे क्या था कि जो हमारा अमेरिका था, अमेरिका ने नाटो संगठन को बनाया था, ठीक है, अमेरिका ने नाटो संगठन को बनाया था। और जो यूएसएसआर था उसने वार्सा पैक्ट संगठन जो था उसको बनाया था। लेकिन अब आपको पता है कि यूएसएसआर खत्म हो चुका है। जब यूएसएसआर खत्म हो चुका है तो उसने जो वार्सा पैक्ट संगठन बनाया था ना, वो भी उसके साथ ही खत्म हो गया। तो अब कौन बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने नाटो को बनाया था। बस सिंपल सी यही बात है कि अब क्या है, पूरे विश्व में सिर्फ हमारा एक नाटो संगठन ही जो है पूरी तरह से रह गया है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है वो है अंतरराष्ट्रीय देखो क्या था कि हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वही हमारा रह गया है पूरे विश्व में। जो है हमारा 1991 के बाद क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका ही पावरफुल एक संगठन रह गया था जिसने पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करके रखा हुआ था। तो धीरे धीरे करके क्या किया कि जो यूएसए है, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने क्या किया कि जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर हमें, ठीक है, इंटरनेशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशन थे, स्पेशली हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उन पर उसने अपना अधिकार कर लिया। उस टाइम हमारे कौन कौन से संगठन थे, जैसे हम लोग बात करें इसमें एक विश्व बैंक हमारा आ जाता है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक क्या तो बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हम लोग उसको बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्या था कि जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन थे ना, जो स्पेशली आर्थिक यानी पैसे से संबंधित थे, उन पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा विश्व बैंक हो गया, हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, ये वित्तीय संगठन है जो कि गरीब देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, जो पिछड़े हुए देश होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ये जो हमारा विश्व बैंक है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये जो गरीब देश है, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब क्या था, पूरे विश्व पर, पूरी दुनिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका का ही प्रभुत्व कायम हो गया। अब उसने क्या किया, इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की, इन पर दबाव डाला कि जितने भी डिसीजन लोगे ना वो मेरे पक्ष में होने चाहिए। या इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जो संगठन है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगवा ही कर लिया है। जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अगवा कर लिया जाता है तो उसकी कुछ नहीं चलती है, सारा जिसने किडनैप किया है ना उसी की चलती है। तो वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, इनका एक तरफ से किडनैप ही समझो कर लिया, क्योंकि सारे डिसीजन अमेरिका अपनी तरफ से अपनी मर्जी से ही लेता था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है शक्ति संतुलन। देखो शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है कि पहले क्या था, यूएसए था, यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसए था, यूएसएसआर था, दोनों ही शक्तियां बराबर थी, दोनों में से कोई भी शक्ति एक दूसरे से कम बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या था कि शक्ति बराबर थी तो दोनों युद्ध भी लड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। अब आप ये सोचोगे दोनों पावरफुल हैं तो कभी भी बोलेंगे हाँ आजा रास्ते में तो हम युद्ध लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की शक्तियां बहुत ही बराबर थी, लेकिन दोनों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को पता था कि इसके पास भी परमाणु हथियार है, मेरे पास भी परमाणु हथियार है। अगर दोनों देशों पर परमाणु हथियारों को फेंका गया तो बहुत ज्यादा जान माल का खतरा हमको झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और उस नुकसान में कौन जीता कौन नहीं हारा इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरे जो देश हैं परमाणु हथियार जब फेंके जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो पहले की बात करें तो दोनों में बैलेंस ऑफ पावर था, दोनों ही बराबर पावर थी, लेकिन अचानक से यूएसएसआर खत्म हो गया और कौन बचा, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। बस सिंपल सी बात है। पहले क्या था कि जब दोनों के पास बराबर शक्तियां थी तो युद्ध लड़ने के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ही रह गया। अब वो दूसरों को ललकारता है, देखो भाई मैं पावरफुल हूँ, आ जाओ किसने मेरे सामने आना है। तो यही है कि पहले जब शक्तियां बराबर थी तो युद्ध लड़ने की संभावना नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका अकेला रह गया है, अब वो किसी से डरता नहीं है, वो बोलता है आ जाओ भाई मेरे पास तो पावर है। इसलिए अमेरिका का प्रभुत्व जो हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं वो हमारा संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र। तो क्या है कि हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने संयुक्त राष्ट्र पर भी पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपको पता है जब दो शक्तियां थी तो जो भी डिसीजन लिए जाते थे दोनों की सहमति से, दोनों की मर्जी से लिए जाते थे। अब सिंपल सी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही हमारा बचा है, तो जितना भी डिसीजन जो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता था, संयुक्त जो राष्ट्र है वो सुरक्षा वगैरह करने का काम करता है, शांति स्थापित करने का काम करता है, इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया है, अब किसी को सुनता है नहीं, इस पर भी इसने कंट्रोल कर लिया है। यानी ये जो पहले फ्रीडम स्वतंत्र होके जो डिसीजन लेता था, ठीक है, अब वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अमेरिका इसके ऊपर बैठ गया है, आके हावी हो चुका है कि अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना वो मेरी मर्जी और मेरे पक्ष में लिए जाएंगे। तो वही हाल जो है फिर से अमेरिका ने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाएगा अपना गुट निरपेक्ष की बात करेंगे यहाँ पर। 5 पॉइंट हो गया अपने, अब 6वां पॉइंट की हम लोग और बढ़ते हैं। देखो गुट निरपेक्षता का आपको पता है गुट निरपेक्षता क्या थी? मैं आपको बताती हूँ गुट निरपेक्षता क्या होती है। आपको पता है जब दो पावर थी, संयुक्त राष्ट्र था, ठीक है, यूएसएसआर था और यूएसए था, ठीक है, तो क्या था कि जो देश थे ना वो कर रहे थे कि हमको अब अमेरिका में जाना है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यूएसएसआर है और ये यूएसए है, ठीक है, और ये छोटे छोटे अपने देश हैं। तो क्या है गुट निरपेक्ष में क्या था कि जो दो पावर थी तो क्या था, छोटे छोटे देश आधे इसमें जा रहे थे और आधे जो देश है वो इसमें जा रहे थे। लेकिन ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा भारत जो कि इनको देख रहा है। तो भारत ने बोला कि अगर मैं इन दोनों में से किसी भी पावर में जाकर शामिल हो जाता हूँ तो बर्बादी मेरी पक्का है। क्यों बर्बादी पक्का है? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच कभी युद्ध हुआ, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो मैं भी उसमें लड़ूंगा। मैं अगर मैं यूएसएसआर के साथ गया तो इसकी तरफ से लड़ूंगा, अगर मैं इसमें शामिल हुआ तो इसकी तरफ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ना तो मुझे पड़ेगा ही। तो कितना जान माल का नुकसान होगा। इसलिए भारत ने दिमाग लगाया, उसने बोला कि मैं इन दोनों पावर्स में से किसी में भी नहीं जाऊंगा भाई, मुझे किसी में शामिल नहीं होना है। और इसीलिए उसने क्या किया, गुट निरपेक्षता को उसने अपनाया। उसने बोला कि मैं यूएसएसआर हो चाहे यूएसए हो, मैं किसी में भी शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपना एक गुट निरपेक्ष जो है वो संगठन बनाऊंगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो भारत था वो इन दोनों में ना जाकर अपने गुट निरपेक्ष जो उसने संगठन बनाया था उसमें ही पूरी तरह से चला गया। और यहाँ पर हम लोग गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो अब क्या था, पहले तो क्या था कि जब दोनों शक्तियां हमारी मौजूद थी तब तो इसकी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि तब हमको चॉइस करनी थी, इसलिए इसने चॉइस नहीं की भारत ने और इसके पास चला गया। लेकिन अब क्या है हमारा, अब क्या है हमारा यही ऑप्शन कम हो गया, बचा कौन, यूएसए। अब हमारे पास ऑप्शन वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग को इसकी क्या जरूरत है। इसने मना कर दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो इसकी क्या जरूरत है। इसलिए बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म जो आलोचक है वो कहते हैं कि भारत को अब इसकी क्या जरूरत है, पहले तो हमें 2 ऑप्शन में चॉइस करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यूएसए ही सबसे पावरफुल हो गया फिर तो, क्योंकि भारत तो अलग से गया था तो ये भी लगा रहता था कि हाँ इंडिया हमारे साथ नहीं है, अब उसको जरूरत ही नहीं है, यूएसए को जरूरत ही नहीं है हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है आर्थिक तत्व। देखो क्या था कि जब यूएसए और यूएसएसआर था तो दोनों ही जो शक्तियां थी ना उन्होंने आपस में इस चीज की होड़ लगा रखी थी कि कौन सा देश, कितने देश मुझ में शामिल होंगे। यूएसएस कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश मेरे में शामिल हो जाएं और यूएसएसआर कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है मेरे में शामिल हो जाएं। तो दोनों का ध्यान क्या था कि एक जो देश होते हैं ना छोटे छोटे, उनको शामिल करने पर ही सारा ध्यान उन्होंने लगा दिया। उन्होंने अपनी जो आर्थिक जो पैसे से संबंधित चीजें हैं, कैसे देश को डेवलप करना है, कैसी सेना होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, उन्होंने वो ध्यान ही नहीं दे पाए, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो देशों को अपने कब्जे में लेने में लग गया था। लेकिन जब हमारा यूएसएसआर खत्म हो गया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका इकलौता ही बच गया, तब उसने क्या किया कि अपना आर्थिक जो चीजें हैं, आर्थिक तत्वों पर भी उसने पूरा ध्यान दिया। और आज आप जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हो तो आज भी, तब से लेकर आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में भी सबसे आगे निकल चुका है। सेना देख लो, कोई और चीज देख लो, सबसे आगे अमेरिका है, सबसे मजबूत भी है। इसलिए हमारा भारत कंटिन्यू अमेरिका से जो है वो संपर्क यानी कि रिलेशन बनाने की कोशिश करता रहता है।
कि अगर कोई हम पे हमला करता है तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए मोदी जी या जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो जरूर अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे सिर्फ भारत ही नहीं है, चीन ले लो और भी कई सारे देश ले लो, सभी अमेरिका से रिलेशन बनाना चाहते हैं। आपको पता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हम उसके पास जरूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आर्थिक संगठन का निर्माण, इसमें भी वही हाल था कि जब यूएसए और यूएसएसआर था तब उन्होंने क्या किया था, सारा ध्यान सैनिक संगठन बनाने पे दे दिया था। उन्होंने बोला कि हम सबसे अच्छा सैनिक संगठन बनाएंगे, यानी कि अपना सैनिक संगठन बनाने की बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की और जो दूसरा है उसको बहुत ही कमजोर बनाने की कोशिश की। सैनिक संगठन बनाने की शुरुआत अमेरिका ने की थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी और उसकी देखा देखी बाद में फिर जो यूएसएसआर है उसने भी बना लिया अपना कि ठीक है ये बना रहा तो मैं बनाऊंगा। दोनों ने क्या किया, अपना अपने अपने सैनिक संगठन को बना लिया। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक शक्ति के रूप में उभरा, तब अमेरिका ने क्या किया, अपने आर्थिक संगठन जो होते हैं उनको भी उसने बनाना शुरू कर दिया। वो पीछे नहीं हटा, उसने बोला कि नहीं मुझे आर्थिक संगठन भी जो है अपने बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे अपना ये है WTO है, ठीक है, अपना गेट है, ऐसे कुछ ये है जिनको बनाया गया है। ठीक है, जिनको बनाया गया है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो उनकी हेल्प आराम से ली जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है परमाणु। परमाणु प्रसार की चिंता। अब देखो चिंता किसको हो रही है। परमाणु प्रसार की चिंता में क्या था कि हमारा जो भारत है ना उसने बोला था कि परमाणु जो है वो उसका प्रसार करना है। यानी अमेरिका है हमारा, पाकिस्तान है, दक्षिणी अफ्रीका है हमारा, इसमें कनाडा भी आता है, इजराइल भी आता है और ईरान भी आता है। इन सब देशों ने बोला कि जो परमाणु हथियार है उनका प्रसार करना चाहिए, यानी कि हर देश के पास एक परमाणु हथियार तो होना ही चाहिए। लेकिन इससे क्या था, अमेरिका को टेंशन हो गई। उसने बोला कि नहीं भाई, अब वो ऐसा क्यों चाहेगा भाई, अमेरिका के पास में पावरफुल अमेरिका सबसे ज्यादा है, उसके पास परमाणु हथियार है। अब अमेरिका क्यों चाहेगा कि सब देशों के पास परमाणु हथियार है। अगर सब देशों के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका क्या करता है, समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों की जांच करवाता रहता है कि कहीं ये परमाणु हथियार तो नहीं बना रहे हैं, कितने हथियार रख रखे हैं, कितने नहीं रख रखे हैं। क्योंकि अमेरिका को डर सताने लगा इस बात का कि अब सबके पास परमाणु हथियार आ गए भाई तो ये मेरे खिलाफ ही आगे खड़े हो जाएंगे। हाँ चल रहा है। आर्थिक प्रतिबंध। अब देखो आर्थिक प्रतिबंध में क्या था, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश उसके सामने उसको कंपटीशन देने वाला कोई देश बन जाए, उसके सामने खड़ा हो जाए। तो अमेरिका क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जो गरीब देश है ना, जो छोटे छोटे देश हैं, कमजोर और गरीब देश है, उनको पैसे से हेल्प करता है, उनको आर्थिक सहायता देता है। फिर उनको बोलता है आओ भाई हमने तुम्हारी मदद की है, अब तुम हमारे लिए काम करो। अगर कोई देश उसके कहने पर कोई काम नहीं करता है कि नहीं मुझे तुम्हारे अनुसार काम नहीं करना है, तो वो क्या करता है, जितनी भी आर्थिक सहायता देता है ना वो सब वापस ले लेता है और आगे से मना कर देता है कि मेरी तरफ से तो भाई राम राम है कि मैं अब तुम्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दूंगा। अमेरिका इस तरह से जो दूसरे देश हैं उनको जबरदस्ती अपने साथ अपने अंडर रखने की कोशिश करता है। पहले तो हेल्प करता है और बाद में फिर उनको बोलता है कि अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी जितनी भी आर्थिक सहायता मैंने आज तक की है मैं सब वापस ले लूंगा और आगे से तुमको कोई भी आर्थिक सहायता मैं नहीं दूंगा। और ये सब चीजें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका जब एक शक्ति के रूप में ही रह गया उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 10 पॉइंट जो है कवर हो चुके हैं। अब लास्ट में जो हमको करना है वो है कंक्लूजन। ये बात तो मुझे पता है कि ये बच्चे भाग जाएंगे पर कोई बात नहीं, आपको
नॉलेज की जरूरत थी, सो मैं सारा टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि टॉपिक वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। ठीक है, और कोई भी आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस तरह से ही एक्सप्लेन करके आपको वो चीज अच्छे से कवर करवा दूंगी। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको लिखित रूप में सब कुछ स्किप करके दिखा देती, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको समझाने पड़ेगा, तो जस्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि किस सब टाइप के जो एजुकेशन है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस होता है, इंस्टा पे स्टोरी होती है, फेसबुक चलाते हो अगर आप, मैं तो चलाती नहीं, तो फेसबुक चलाते हो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से स्टेटस का कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही शायद, तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरे जिनको चाहिए होगा वो मेरी वीडियो को आराम से देख सकता है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो, सो प्लीज करिएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।